जब सो रहे होंगे सब तब भी तुम्हें जाग कर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तुमने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें दिन रात खुद से लड़ना होगा। सुप्रभात, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके YouTube चैनल GS नगरी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी मॉर्निंग की पहली क्लास करंट अफेयर की होती है और ये क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस क्लास को देख सकते हैं। और इस क्लास के ख़त्म होने के बाद अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर GS नगरी सर्च कर लें या फिर इंस्टाग्राम के लोगो पर क्लिक कर दें। और टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम के लोगो पर क्लिक कर दें। और अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब के ग्रुप पे तो आप 8090636447 पे मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक में ग्रुप में ऐड होने के लिए फेसबुक पे लोगो पर क्लिक कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर जा कर के GS नगरी स्टडी ग्रुप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी पहली करंट है, प्रदीप कुमार बिकम्स न्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, प्रदीप कुमार जी को नया सेक्रेटरी बनाया गया है, नया विशेष सचिव नियुक्त किया गया है स्टील मंत्रालय में। ठीक है, स्टील मंत्रालय में प्रदीप कुमार जी को नया सचिव नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, ये JK कैडर के हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर कैडर से IAS सेलेक्ट हुए थे। ये जम्मू एंड कश्मीर कैडर के IAS हैं, ठीक है, जिनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है, मतलब प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी IAS अफसर है। कौन से कैडर से? जम्मू कश्मीर कैडर से। इनको नया विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेक्रेटरी मतलब सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मतलब स्टील मंत्रालय में, जो भारत सरकार का मंत्रालय है। ठीक है, इसके पहले श्री त्रिपाठी, मतलब ये जो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी हैं, इसके पहले ये कहाँ पर पोस्टेड थे, मतलब इनकी नियुक्ति कहाँ पर थी? इनकी नियुक्ति विशेष सचिव के तौर पर थी और साथ में स्थापना अधिकारी के तौर पर थी। कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से मंत्रालय में? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में। ठीक है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में इनकी नियुक्ति विशेष सचिव एवं स्थापना अधिकारी के रूप में थी। लेकिन अब इनको नया सेक्रेटरी या नया सचिव नियुक्त किया गया है। किसमें? स्टील मंत्रालय में। ठीक है, ये कौन से कैडर के IAS अफसर हैं? जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अफसर हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इस करंट से निकल के जो चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है वो ये है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील। ठीक है, मंत्री कौन है स्टील मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी मंत्री हैं स्टील मंत्रालय के। और उसी मंत्रालय में प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को नया सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर कैडर के IAS अफसर है और इसके पहले इनकी नियुक्ति विशेष सचिव एवं स्थापना अधिकारी के तौर पर थी। कौन से विभाग में? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, किरण रिजिजू इनॉग्रेट्स खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम फ्रॉम खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, किरण रिजिजू जी ने शुभारंभ किया एक नए कार्यक्रम का जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम। ठीक है, क्या नाम है उसका? खेलो इंडिया ई पाठशाला। इसका शुभारंभ किया है किसने? किरण रिजिजू जी ने। ठीक है, ये इनॉग्रेट किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री द्वारा, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री, जिनका नाम है किरण रिजिजू जी। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये यूनियन मिनिस्टर है, मतलब केंद्रीय मंत्री हैं। कौन से मंत्रालय के? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। ठीक है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। इनका नाम है किरण रिजिजू जी। इन्होंने शुभारंभ किया है इस नए कार्यक्रम का जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, और ये प्रोग्राम कैसे इनॉग्रेट किया गया है, इसका शुभारंभ कैसे किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है एक वेबिनार, मतलब ऑनलाइन कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, एक ऑनलाइन कार्यक्रम के ज़रिए इस नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, जिसमें क्या होगा? इस कार्यक्रम में क्या होगा? इस कार्यक्रम में युवा तीरंदाज, यंग आर्चर्स, मतलब युवा तीरंदाज, और आर्चरी के कोचेस, मतलब तीरंदाजी के कोच। ठीक है, जो तीरंदाजी के कोच हैं और जो युवा तीरंदाज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब इस कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम क्या है? खेलो इंडिया ई पाठशाला। इस कार्यक्रम में युवा तीरंदाज और तीरंदाजी के कोच, ठीक है, वो भाग ले सकते हैं और इसमें इनका सहयोग करेंगे कौन? हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पर अभी इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इस कार्यक्रम में कौन हिस्सा लेगा। इस कार्यक्रम में युवा तीरंदाज और तीरंदाजी के कोच हिस्सा लेंगे। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें
सभी राज्यों के युवा तीरंदाज और तीरंदाजी के कोच इसमें हिस्सा ले सकेंगे। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए। सबसे पहले तो नाम लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री का क्या नाम है? किरण रिजिजू। ठीक है, इन्होंने शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है जिस कार्यक्रम का, उसका नाम क्या है? खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, और ये कौन से डिपार्टमेंट के, कौन से विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं? युवा मामले एवं खेल मंत्री। ठीक है, युवा मामले एवं खेल मंत्री। और इन्होंने जो प्रोग्राम यानी जो कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्घाटन किया है, उसमें क्या होगा? उसमें युवा तीरंदाज और तीरंदाजी के कोच भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, यानी विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। आगे देखते हैं, ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम है, ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया है? साई ने। ठीक है, मैं अपनी पुरानी करंट में आपको साई के बारे में काफ़ी कुछ बताई थी। साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब ये वो अथॉरिटी है इंडिया की, हमारे भारत की, जो खेल से जुड़ी चीज़ों को देखती है और खिलाड़ियों को रेगुलेट करती है। ठीक है, खिलाड़ियों को रखती है, खिलाड़ियों को हटाती है। ये सारा का सारा काम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, जिसको शॉर्ट में साई बोला जाता है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? साई ने किया है। किसके सहयोग से? कोलैबोरेशन का मतलब सहयोग होता है। किसके सहयोग से किया है? नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्पोर्टिंग फेडरेशन के साथ सहयोग ले करके साई ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन, मतलब नेट से ऑनलाइन इसमें, ठीक है, आप घर बैठे इससे सीख सकते हैं। जो खिलाड़ी हैं वो घर बैठे सीख सकते हैं, उनको जाने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है कि स्टेडियम में जाना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम लाया गया है, जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय स्तर पर भारत में पहला ऐसा कार्यक्रम लाया गया है जो एक कोचिंग और शैक्षिक स्तर का कार्यक्रम है। ठीक है, कोचिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम मतलब शैक्षिक स्तर का कार्यक्रम है। किसके लिए? जो ज़मीनी स्तर के, ग्रास रूट का मतलब ज़मीनी स्तर के एथलीट हैं भारत में। ठीक है, ग्रास रूट लेवल मतलब ज़मीनी स्तर के एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं भारत में, उनके लिए भारत में पहला ऐसा प्रोग्राम लाया गया है जो ऑनलाइन है। ठीक है, या कोचिंग और शैक्षिक स्तर का कार्यक्रम है जिसमें ज़मीनी स्तर के एथलेटिक्स हिस्सा ले सकेंगे, भाग ले सकेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत जो बहुत ही प्रख्यात एथलीट हैं और वरिष्ठ कोच हैं। ठीक है, एमिनेंट एथलीट का मतलब प्रख्यात एथलीट और सीनियर कोचेस का मतलब वरिष्ठ कोच। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत प्रख्यात एथलीट एवं वरिष्ठ कोच हैं, वो पढ़ाएंगे। ठीक है, जो ज़मीनी स्तर के खिलाड़ी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे उन सबको वो नई नई चीज़ें सिखाएंगे, उनको नई कुशलता सिखाएंगे ताकि वो अपने खेल में महारत हासिल कर सकें। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, मैंने आपको बता दिया कि जो इस प्रोग्राम के तहत हिस्सा लेंगे, ठीक है, जो युवा तीरंदाजी के कोच हैं या फिर जो नए खिलाड़ी हैं जो इस कार्यक्रम में इस हिस्सा लेंगे, ज़मीनी स्तर के खिलाड़ी, उनको प्रख्यात एथलीट एवं वरिष्ठ कोच, ठीक है, वो उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, और खेल के बारे में नए तकनीकी कौशल भी सिखाएंगे। ठीक है, ताकि जो खिलाड़ी हैं वो अपने खेल में एक नई कुशलता प्राप्त कर सकें और नया कौशल ला सकें। ठीक है, देख लीजिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, इसका उद्घाटन किसने किया है? साई ने किया है। सहयोग में किसके साथ? राष्ट्रीय स्पोर्टिंग फेडरेशन NSF के साथ। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्पोर्टिंग फेडरेशन के साथ के सहयोग से ये नया कार्यक्रम शुरू किया है साई ने। ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है जो ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देगा, उनको कोचिंग देगा। ठीक है, उनको पढ़ाएगा और नए तकनीकी कौशल सिखाएगा। ठीक है, बता दिया सारा इम्पॉर्टेंट भी। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड ऑन 3 जून। ठीक है, विश्व बाइसिकल मतलब जो हमारी साइकिल होती है, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जो दिन है ये सेलिब्रेट कौन करता है? सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाता है। ठीक है, क्यों मनाता है ये मैं बताती हूँ आपको, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि अगर वो साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उससे उनका सतत विकास होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सतत विकास। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 3 जून को विश्व
साइकिल दिवस मनाता है, ठीक है। इस दिन के ज़रिए वह लोगों को जागरूक करता है कि साइकिल के इस्तेमाल से सभी का सतत विकास होता है, ठीक है। वह सतत विकास को बढ़ावा देता है। और इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? लोगों को साइकिल के बारे में शिक्षा देना, ठीक है, कि अगर वो साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो उनको कई तरह के फ़ायदे होंगे, ठीक है। लोगों को, बच्चों को और युवाओं को इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करना, साइकिल के इस्तेमाल के बारे में जागरूक करना कि अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे, ठीक है। हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा जागरूक हो पाएंगे, अपने स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। हम में सहिष्णुता बढ़ेगी, ठीक है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपसी समझ बढ़ेगी, ठीक है, और हम एक दूसरे का आदर करेंगे। और इसके साथ ही साथ फैसिलिटेटिंग सोशल इंक्लूजन, इसका मतलब है सामाजिक समावेश में खुद को ढाल पाएंगे और शांति की संस्कृति से काम करेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में साइकिल को चलाने और इसका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को जागरूक करता है। उनको बताता है कि साइकिल के इस्तेमाल से वो अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, वह बीमारियों से बचे रहेंगे, उस लोगों में सहिष्णुता बढ़ेगी, आपसी समझ बढ़ेगी और वह एक दूसरे का आदर करेंगे। इसके साथ ही साथ सभी लोग एक दूसरे के साथ सामाजिक समावेश में खुद को ढाल पाएंगे और इससे शांति की संस्कृति जो है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। देख लीजिए, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड बाइसिकल डे इज़ ऑब्जर्व, मैंने बताया ये हर साल मनाया जाता है इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है, मेंबर नेशन का मतलब जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, उनको कहा जाता है कि वो अपने राष्ट्र में ध्यान दें इस चीज़ पर और लोगों को विकास की रणनीतियाँ बताएं कि अगर वो साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो उनका देश कितना ज़्यादा विकास करेगा, ठीक है। वो विकास की रणनीतियाँ बनाएं साइकिल के इस्तेमाल को लेकर के, ठीक है। तो इम्प्रूव रोड सेफ्टी, मतलब सड़क सुरक्षा में सुधार करें और इंटीग्रेट इनटू सस्टेनेबल मोबिलिटी, और इसे स्थायी रूप से गतिशीलता को एकीकृत करें, ठीक है। साइकिल के इस्तेमाल से स्थायी रूप से गतिशीलता को एकत्रित करें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना और नया डिज़ाइन तैयार करें, ठीक है, जिसमें साइकिल का इस्तेमाल करने में आसानी हो, ठीक है। क्या करता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो अपने सदस्य राष्ट्रों को बताता है कि वह अपने राष्ट्र में विकास की रणनीतियों को बनाएं, ठीक है। साइकिल इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पर रणनीतियाँ बनाएं जिससे कि उनके राष्ट्र का विकास हो सके। दूसरा, सड़क सुरक्षा में सुधार करें और इसके साथ ही साथ स्थायी रूप से गतिशीलता में एकत्रित करें और परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना और उसके डिज़ाइन तैयार करें, ठीक है। इसका दूसरा यह भी उद्देश्य है कि यह साइकिल को अपने जितने भी इसके समाज में, ठीक है, जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के समाज में मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनको साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करें और उनसे यह कहे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके बाद में से निकल के जो करंट आ रही है वो ये है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, मतलब महासचिव कौन है यूनाइटेड नेशन का, उनका नाम है एंटोनियो ग्यूटरीस, ठीक है। क्या नाम है? एंटोनियो ग्यूटरीस, वो है महासचिव यूनाइटेड नेशन के। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। रवनीश कुमार जी को भारत की तरफ से एक नया दूत नियुक्त किया गया है फिनलैंड के लिए, ठीक है। ये हमारी करंट है। रवनीश कुमार बिकम्स न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। रवनीश कुमार जी को भारत की तरफ से नए दूत नियुक्त किए गए हैं, ये नए भारतीय दूत नियुक्त किए गए हैं फिनलैंड के लिए, ठीक है। और अभी ये मौजूदा समय में कहाँ पर कार्यरत हैं? ये मौजूदा समय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है, भारत सरकार के मंत्रालय में, ठीक है। अभी मौजूदा समय में ये भारत सरकार के मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में तैनात हैं और अब इनको नया भारतीय दूत बनाया गया है फिनलैंड के लिए, ठीक है। और ये एक IFS ऑफिसर हैं 1995 बैच के। ये इंपॉर्टेंट है, मैं क्लियर कर देती हूँ, देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि रवीश कुमार जी को नया भारतीय दूत बनाया गया है फिनलैंड के लिए और अभी मौजूदा समय में यह संयुक्त सचिव के रूप में भारत सरकार के मंत्रालय में कार्यरत हैं और यह IFS ऑफिसर हैं 1995 या 1995 बैच के, ठीक है। आगे ये रिप्लेस करेंगे, ये जगह लेंगे किसकी? वानी राव की। मतलब इनके पहले वानी राव जी भारतीय दूत थी फिनलैंड के लिए, और अब इन्हीं को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये 1995 में 1995 या 1995 बैच के, ठीक है। आगे ये रिप्लेस करेंगे, ये जगह लेंगे किसकी? वानी राव की। मतलब इनके पहले वानी राव जी भारतीय दूत थी फिनलैंड के लिए और अब इन्हीं को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये 1995 या 1995 बैच के, ठीक है। आगे ये
इन्होंने मतलब जो वानी राव जी थी, जो पहले भारतीय दूत थी फिनलैंड के लिए, इन्होंने अपना चार्ज भारतीय दूत के रूप में 25 जुलाई 2017 में लिया था। ठीक है, और अब ये नहीं रहेंगे और इनकी जगह रजनीश कुमार जी भारतीय दूत का चार्ज लेंगे, मतलब भारतीय दूत के रूप में कार्यरत होंगे फिनलैंड में। ठीक है, वानी राव जी का इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए कि ये कब नियुक्त की गई थी भारतीय दूत फिनलैंड के लिए, 25 जुलाई 2017 में। ठीक है, अब इस करंट से निकल के जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सन्ना मारिन है। ठीक है, और फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैपिटल तो खासकर इम्पॉर्टेंट है, बाद में आप ये पढ़ेंगे और मैं कई बार आपको बताती भी रहूँ कि आगे अगर करंट में आया तो। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, DRDO डेवलप्स डिसइंफेक्शन यूनिट। सबसे पहले तो आप DRDO का फुल फॉर्म जान लीजिए। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हिंदी में इसको समझे तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इसने एक नया मशीन बनाया है, ठीक है, जो कीटाणुओं को नाश करेगा, यानी कीटाणु रहित करेगा किसी भी चीज़ को, उसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। ठीक है, जो हमारे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नया मशीन बनाया है उसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये किसी भी वस्तु को कीटाणु रहित करेगा, मतलब कीटाणुओं को मारेगा। ठीक है, तो ये कीटाणु रहित मशीन बनाया है जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। ठीक है, मैंने पहली चीज़ आपको DRDO का फुल फॉर्म बता दिया और ये बता दिया डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है। डिसइंफेक्शन का मतलब कीटाणु रहित होता है, और मशीन का नाम भी बता दिया अल्ट्रा स्वच्छ। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में देख लीजिए, ये डेवलप किया गया है, मतलब इसको बनाया गया है कीटाणु रहित करने के लिए बहुत सारी सामग्रियों को। ठीक है, ये सिर्फ एक चीज़ को कीटाणु रहित करने के लिए नहीं बनाया गया, इसमें कई तरह की सामग्रियां हैं जिनको कीटाणु रहित किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गई, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, हमारे फैब्रिक यानी कपड़े हो गए, या फिर PPE हो गए। ठीक है, हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, जो हमारे ज़रूरतों के सामान हैं, ज़रूरतों की चीज़ें हैं, उनको ये कीटाणु रहित करेगा। ठीक है, जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। इसको बनाया किसने है, DRDO ने। DRDO का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये एक डिसइंफेक्शन यूनिट है, मतलब कीटाणु रहित करने वाली मशीन है। आगे देखते हैं, ये डेवलप किया गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ये खरा उतरा है। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रख करके यह मशीन बनाई गई है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को किन किन चीज़ों में देखा गया है, औद्योगिक रूप से। ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानकों में ये पूरा बैठता है। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक रूप से या अंतर्राष्ट्रीय मानकों में बिल्कुल सही बैठ रहा है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप से भी यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरेगा। और इन्वायरमेंटल सेफ्टी मतलब पर्यावरण सुरक्षा के मानकों से भी यह मशीन पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरेगी। ठीक है, और ये 2 वेरिएंट में बनाई गई है, जिसमें पहले का नाम है ओजोनेटेड स्पेस और दूसरे का नाम है ट्राइनेट्रा टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, 2 चीज़ें, कि पहला तो यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल पूरी तरह से खरी उतर रही है यह मशीन, जिसका नाम है अल्ट्रा स्वच्छ। और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय मानक देखे गए हैं, पहला औद्योगिक, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा व्यक्तिगत और चौथा पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, इन सभी मानकों का यह अनुपालन कर रही है ठीक से। और इसको 2 वेरिएंट में बनाया गया है, पहला है ओजोनेटेड स्पेस और दूसरा है ट्राइनेट्रा टेक्नोलॉजी। ये मैंने अभी तक आपको बताया था। ठीक है, और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है वो याद करना इम्पॉर्टेंट है, ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हैं, इसमें ओजोन का इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, ओजोनेटेड स्पेस। ठीक है, यह मशीन कैसे कीटाणु रहित करेगी किसी भी सामान को, ऑक्सीकरण प्रक्रिया से। ठीक है, एडवांस्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मतलब उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया से या किसी भी वस्तु को जो है वो कीटाणु रहित करेगी। ठीक है, और इसमें डबल लेयर सिस्टम है, मतलब ये द्विपरत वाला सिस्टम यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें द्विपरत का इस्तेमाल किया गया है और इसमें ओजोन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ओजोन सीलेंट टेक्नोलॉजी मतलब ये वो तकनीक है जिसमें ओजोन को बाहर जाने से रोक लिया जाता है। ठीक है, और एक कमरे की तरह होता है, उसमें ओजोन को बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर कीटाणु शोधन चक्र चलता है ओजोन की मौजूदगी में। ठीक है, ओजोन की मौजूदगी में वहाँ पर कीटाणु शोधन चक्र चलता है, मतलब
ट्रैपिंग ऑफ ओजोन फॉर नेसेसरी डिसइंफेक्शन साइकिल, इसका मतलब है कि ओजोन को वहाँ पे बंद कर लिया जाता है और उसके बाद में वहाँ पर कीटाणु शोधन चक्र चलता है, जिससे कि जो वस्तुएं हैं वो कीटाणु रहित हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार यहाँ से मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ओजोनेटेड स्पेस तकनीक। ठीक है, इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो ओजोनेटेड स्पेस है। ठीक है, और यह कैसे कीटाणु रहित बनाती है चीज़ों को, उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया से। ठीक है, एडवांस्ड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का मतलब उन्नत ऑक्सीकरण प्रक्रिया से यह चीज़ों को कीटाणु रहित बनाती है। ठीक है, और इसमें कैसे कीटाणु रहित होती हैं चीज़ें, इसमें ओजोन जो होती है उसको ट्रैप करना मतलब बांध लेना, ये ओजोन को बांध लेती है अपने अंदर और फिर वहाँ पर कीटाणु शोधन चक्र चलता है। ठीक है, जिससे सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है। अब इस करंट से निकल के जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं, अध्यक्ष कौन है DRDO का यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट का यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लर्न करना, ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष हैं DRDO के यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है DRDO का, नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, गायत्री कुमार अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू UK। ठीक है, गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है भारत का नया उच्चायुक्त। ठीक है, UK के लिए, यूनाइटेड किंगडम के लिए गायत्री कुमार को भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी ये कहाँ पर अपना कार्य कर रही हैं, ये अपना कार्य एक भारतीय दूत के रूप में कर रही हैं। कहाँ पर हैं ये भारतीय दूत के रूप में तैनात, किंगडम ऑफ बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, ये भी भारतीय दूत के रूप में कार्यरत हैं मौजूदा समय में। कहाँ के भारतीय दूत के रूप में कार्यरत हैं, बेल्जियम किंगडम के, दूसरा डच ऑफ लक्समबर्ग के और तीसरा यूरोपियन यूनियन के। ठीक है, ये तीनों जगह पर अभी ये भारतीय दूत के रूप में तैनात हैं, लेकिन अब इनको भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में तैनात किया गया है यूनाइटेड किंगडम के लिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ये एक IFS ऑफिसर हैं, कौन से बैच की, 1986। ठीक है, 1986 बैच की ये IFS अफसर हैं और ये किसकी जगह लेंगी, रुचि घनश्याम की। ठीक है, मतलब इनके पहले ये जगह किसकी थी, मतलब भारत के उच्चायुक्त के रूप में रुचि घनश्याम जी को तैनात किया गया था, जिनकी जगह अब गायत्री कुमार जी लेंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।